शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। ये खबर बंगाल की जानिब से आ रही है कि बंगाल में सदर राज निफाज के लिए दाखिल की गई है अर्जी, और ये अर्जी मुफाद आमा की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। इस अर्जी को समाजी कारकुन घनश्याम उपाध्याय ने दाखिल की है। आपको फिर से एक बार बता दें कि बंगाल में सदर राज की निफाज के लिए एक अर्जी दाखिल की गई है। मुफाद आमा की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। समाजी कारकुन घनश्याम उपाध्याय ने अर्जी दाखिल की है। इस खबर के ताल्लुक से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे जुड़े हुए हैं। सुशील, बताइए कि बंगाल में सदर राज निफाज के ताल्लुक से अर्जी दाखिल की गई है, क्या कुछ तफसीलात? जी देखिए निशा, साफ तौर से बंगाल में राष्ट्रपति शासन को लगाने के लिए अर्जी दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये याचिका दाखिल की है घनश्याम उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट हैं। उन्होंने अपनी अर्जी में साफ तौर से कहा है कि जिस तरह ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद बंगाल में लगातार बीजेपी के 16 कार्यकर्ताओं को मौत की घाट उतार दिया गया है, उसकी जांच के लिए एक SIT का गठन किया जाए और इस पूरे मामले में एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। अपनी याचिका में घनश्याम दुबे ने यह भी कहा है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर राज्यपाल द्वारा बंगाल में जिस तरह हिंसा हो रही है उसकी एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करने का निर्देश दिया जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका पहुंच गई है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है और जिस तरह बंगाल में वायलेंस हो रहा है, जिसको लेकर राज्यपाल ने भी चिंता जाहिर की थी, ऐसे में कहीं ना कहीं अब मामला देश की सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया है। देखना बेहद अहम होगा जब इस पूरे मामले की सुनवाई देश की सबसे बड़ी अदालत करती है तो क्या वाकई इस याचिका पर कोई आदेश जारी करता है या नहीं करता है। लेकिन याचिकाकर्ता ने कहा है कि जिस तरह 16 बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार दिया गया है, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जानी चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। बिल्कुल सुशील, आपको फिर से एक बार बता दें कि बंगाल में सदर राज के निफाज के लिए अर्जी दाखिल की गई है और ये सुप्रीम कोर्ट मुफाद आमा में ये अर्जी जो है दाखिल की गई है। समाजी कारकुन घनश्याम उपाध्याय के जानिब से ये अर्जी दाखिल की गई है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। और एक बड़ी खबर कोलकाता की से आ रही कि CBI के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। TMC लीडर चंद्रमा भट्टाचार्य ने दर्ज कराई गई है ये FIR। पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है। CBI के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। TMC लीडर चंद्रमा भट्टाचार्य ने के दर्ज कराई गई है ये FIR। CBI के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कोलकाता की जानिब से ये बड़ी खबर आ रही है कि TMC लीडर चंद्रमा भट्टाचार्य ने दर्ज कराई है ये FIR। ये FIR पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई है। और एक बड़ी खबर, दिल्ली के वजीर इमरान हुसैन ने भेजा कानूनी नोट्स। मेंबर पार्लियामेंट परवेश वर्मा को भेजा नोट्स। परवेश वर्मा ने इमरान हुसैन पर लगाया था इल्जाम। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का लगाया गया है इल्जाम। 600 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर घर से बरामद होने का झूठा इल्जाम लगाया था। आपको बता दें कि दिल्ली के वजीर इमरान हुसैन ने भेजा कानूनी नोटिस। बीजेपी के दिल्ली मेंबर पार्लियामेंट परवेश वर्मा को नोटिस भेजा गया है। परवेश वर्मा ने इमरान हुसैन पर इल्जाम लगाया था कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने का ये इल्जाम लगाया गया था, जिसमें 600 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर उनके घर से बाहर बरामद होने का इल्जाम लगाया गया था।
सिंगापुर स्ट्रेन के मुतालिक केजरीवाल के ट्वीट पर बवाल हो गया है। केजरीवाल ने सिंगापुर स्ट्रेन पर तशवीश का इजहार किया था। केजरीवाल ने इसे बच्चों के लिए इंतहाई खतरनाक बताते हुए मरकज से सिंगापुर के साथ हवाई खिदमात फौरी असर से मुअत्तल करने की अपील की थी, लेकिन केजरीवाल के ट्वीट ने सिंगापुर ने सख्त नोटिस लिया है। हिंदुस्तान में सिंगापुर के सफारत खाने ने एक ट्वीट किया है। सफारत खाने ने सिंगापुर में नया कोरोना स्ट्रेन पाए जाने की बात में सच्चाई नहीं है। सिंगापुर ने हिंदुस्तान की हाई कमिश्नर को तलब करके एहतिजाज दर्ज कराया है। इधर वजीर खजाना एस जयशंकर ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। उन्होंने साफ कहा कि दिल्ली के वजीर आला का बयान भारत का बयान नहीं है। वैक्सीन की तैयारी में तेजी लाने और मजीद देसी कंपनियों को लाइसेंस देने वाले अपने बयान पर नितिन गडकरी ने सफाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि उनके बयान देने से कबल मरकजी वजीर मनसुख मांडविया वैक्सीन की पैदावार में तेजी लाने की बात कही थी, लेकिन मैं उनके पास इस बयान से अनजान था। गडकरी ने मजीद लिखा है कि वो खुश है कि सही वक्त पर सही फैसला किया गया है। कलेक्टर के साथ तनाजे को लेकर इस्तीफा देने के बाद सुर्खियों में ICMHO डॉक्टर पूर्णिमा कटरा के ड्राइवर पुनीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पुनीत को रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचते हुए गिरफ्तार किया। इसके पास से इंजेक्शन भी बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मुलजिम ने कहा कि उसने रियासती वजीर तुलसी सिलावट की अहलिया के ड्राइवर से इंजेक्शन खरीदे थे। किसके लिए लाया था इंजेक्शन? देने के लिए लाया था। देने के लिए लाया था। तो कहाँ से मिला था इंजेक्शन तुमको? सर गोविंद राजपूत ने इंजेक्शन दिया था। गोविंद राजपूत ने कितने में दिया था? 14,000 रुपये। 14,000 में। फिर ये किसको देने जा रहे थे तुम? ये पुलिस वाले हैं ललित शर्मा जी, उनको देने जा रहे थे? उन्हीं को देने जा रहा था। क्या उनने मंगा था तुमसे? जी हाँ। कैसे बात हुई थी इनसे? डायरेक्ट उनका फोन आया था मेरे पास में, डायरेक्ट उन्होंने इंजेक्शन का ही पूछा था मुझसे। अच्छा। तो इसके पहले भी किसी को दिए क्या तुमने? इससे पहले सर मैंने डायरेक्ट मतलब गोविंद के थ्रू मैंने हॉस्पिटल में दिलवाए हैं। कितने इंजेक्शन दिलवाए? डॉक्यूमेंट्स के बतौर। अच्छा। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स आप व्हाट्सएप कर दीजिए मुझे। मैंने उस व्यक्ति को वो डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करे हैं। ओके। उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट उनके हॉस्पिटल में ही मतलब जैसे पर डे किसी को 2 लग रहे हैं, तो उन्होंने हॉस्पिटल के रेट में ही अब रेट उतना मुझे। अच्छा, ये मैडम के साथ कब से हो तुम? ड्राइवरी कब से कर रहे हो? मैडम के साथ सर मुझे इनके साथ में कम से कम 6 महीने हो गए। तो ऐसे कितने लोगों की मदद करी अभी तक तुमने? सर मैंने काफ़ी लोगों की इस लॉकडाउन में ही, अगर मैं बात करूँ, मैंने हॉस्पिटल में बेड मैंने दिलवाए हैं। ये इसमें कितने 15,000 में क्यों दे रहे थे तुम? इतने महंगे कैसे दे रहे थे? सर मेरे पास में गोविंद ने मुझे 14,000 में दिया, तो मैंने एज इट इज 14,000 में ही दिए। अच्छा। मेरा इसमें कुछ भी नहीं था। कहाँ से लाए थे? लाए कहाँ से? गोविंद राजपूत ने दिए थे। कौन है ये? गोविंद राजपूत सर हमारे इम्पैक्ट ट्रेवल्स का ही ड्राइवर है। वो कहाँ से लाया था? जो कि तुलसी सिलावट जी की घरवाली की गाड़ी चलाता है। वो कहाँ से लाया था? सर वो विधायक मंत्री जी का गाड़ी चलाता है। हाँ। तुलसी सिलावट जी कौन सा मंत्री? तुलसी सिलावट जी की वाइफ की गाड़ी चलाता है वो। अच्छा। नहीं, वो कहाँ से लाया था इसने नहीं बताया। सर वो तो वहीं से काम कर रहा है ना सर। वो मंत्री जी इसके वहाँ से लाया था। मंत्री जी के पास उसने कई लोगों को उसने इंजेक्शन दिलवाया। तुमने इससे कितने लिए गोविंद से अभी तक? 2 इंजेक्शन लिए थे मैंने। 15,000 कल ही लिए। 14,000 रुपए का एक इंजेक्शन लिया था, जो कि कल ही। अब रेमडेसिविर की कालाबाजारी में इंदौर के मंत्री के चाकरों के नाम आ रहे हैं। परिजनों के तरफ भी शंका की सुई घूम रही है। तो सरकार क्या हिम्मत करेगी इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों से पूछताछ करने की, या जो है भारी नरपिशाच छोड़ दिए जाएंगे और छोटे छोटों को जेल भेजा जाएगा? ये सरकार क्यों सामने नहीं आ रही? पूछताछ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कोई कितना भी बड़ा आदमी हो बख्शा नहीं जाएगा, तो सारे नरपिशाचों से जहां तक सूत्र जाते हैं पूछताछ होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन पर हुकूमत और अपोजिशन के बीच सियासत तेज हो गई है। हुकूमत एक जानिब जहां कोरोना वैक्सीन और अस्पतालों में तिबी खिदमात को लेकर मध्य प्रदेश को मॉडल स्टेट बनाने का दावा कर रही है, वहीं वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का यह भी बयान आया है कि 18+ के यूथ स्लॉट बुक कराने के बाद नहीं पहुंचते हैं।
जिसके सबब वैक्सीन खराब हो रही है। वहीं कांग्रेस ने हुकूमत के दावों को हकीकत से परे करार दिया है। सीनियर कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर पीसी शर्मा का कहना है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के सबब रियासत में लोग गुमराह हो रहे हैं। वैक्सीन कब लगेगी और कहां लगेगी कुछ पता ही नहीं होता और जिस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की बात की जा रही है वो बेशतर औकात खुलता ही नहीं। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया हमारी जारी है और इस वैक्सीनेशन प्रक्रिया के माध्यम से लोगों के अंदर आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है। वैक्सीनेशन के माध्यम से हम कोरोना की लड़ाई को जीतेंगे। इसी तरह से मेरा 18+ वालों से भी आग्रह है कि जो अपना स्लॉट बुक कराएं वो जाएं जरूर। देखने में आ रहा है प्रदेश के अंदर कई जगह हमारे नौजवान स्लॉट बुक कराने के बाद नहीं जाते तो वो वैक्सीन खराब हो रही है। वो स्थान ग्वालियर से लेके भोपाल तक है और अन्य जगह पर भी है। ये अच्छी बात है कि हमें इस पूरे के पूरे मामले में सफलता लगातार मिल रही है। लोगों के काम धंधे बंद है और कहते हो कि साहब 1000 डाल दिया। हमारा ये कहना है कि भाई आप कोई सिस्टम में तो काम करो। आप केवल वही काम करते हो जहाँ किसी अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, फोटो छपा देंगे, कहीं किसी जगह का निरीक्षण करेंगे। अरे निरीक्षण नहीं हुआ, एक्चुअल वर्चुअल क्या हो क्या रहा है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं अपने नुमाइंदे मेहताब आलम का और उनके साथ और एक मेहमान डॉक्टर साहब भी जुड़े हुए हैं। मेहताब, ये बताइएगा कि अभी हर जानिब ये देखा जा रहा है कि एक तरफ से वैक्सीनेशन की कमी दरपेश है और दूसरी जानिब वैक्सीन के खराब होने की खबर मौसूल हो रही है। इंशाअल्लाह जो है हमारे साथ डॉक्टर सैयद उमैर साहब मौजूद है। यहाँ पर कई चीज़ें हम बहुत चल रही कि एक तो ये कि वैक्सीनेशन का जो मामला है, दूसरा है कि कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस के मरीज जिस तरह से बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब क्योंकि खुद जो है आई स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जानेंगे कि ब्लैक फंगस के मरीज क्यों तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं और फिर इसके लिए प्रिकॉशंस क्या ली जा सकती हैं और फिर जो कोरोना की वैक्सीन है इसको लेकर जो है कब लगाई जाना चाहिए। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम न्यूज़ 18 उर्दू के प्रोग्राम में हम ये जानना चाहेंगे जो है इस वक्त कोरोना के साथ ब्लैक फंगस के मरीज बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या वजह है? इसकी वजह, इसके पीछे ये एक पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है। बल्कि ये इस तरह का मर्ज़ है जो पहले बहुत रेयर हुआ करता था, बहुत कम देखने को मिलता था। लेकिन अभी पिछले कई दिनों से जब ये दूसरी लहर आई उसके बाद से जो कोरोना के पेशेंट्स को इलाज हुए, ज़ेर इलाज रहे, उसके बाद ये जब ठीक होकर अपने घरों को गए या मुकम्मल तौर से पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए लेकिन उसके रिकवर कर ही रहे थे कि ये फंगस उनको अटैक करने लगा। तो ये अब हमें आजकल इन दिनों बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और जो हम केस ब्लैक फंगस के हम शायद महीनों में एक आध बार देखते थे, अब वो रोज़ जो है हम 8-10 केस इस तरह के देखने को आ रहे हैं। साइड इफेक्ट किन चीज़ों का होता है? ये असल में फंगस जब अटैक करता है जब आपकी इम्यूनिटी कम हो जाए, जब आपकी जो ताकत है बीमारी से लड़ने के लिए वो कम हो जाती है। आम तौर से कुछ दवाइयाँ इस तरह से दी जाती हैं कोरोना के जब पेशेंट एडमिट होते हैं, इनको इस तरह की दवाएं दी जाती हैं जैसे कि स्टेरॉयड हुआ या कुछ इस तरह के इम्यूनोमोड्यूलेटर्स जो ड्रग्स होती हैं वो दी जाती हैं। उससे इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है लेकिन वो लाइफ सेविंग होती हैं। अगर वो उस वक्त ना दिया जाए तो कोविड से डेथ होने का डर रहता है। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती हैं लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट में थोड़ी सी इम्यूनिटी कम हो जाती है और ये फंगस अटैक करता है। साथ साथ हम हाई फ्लो ऑक्सीजन दी जाती है जिसकी वजह से नाक अंदर से खुश्क हो जाती है, मुंह खुश्क हो जाता है और एक एनवायरनमेंट मिल जाता है फंगस को ग्रो करने का। और ये आमतौर से फंगस ज़्यादातर उनके अंदर देखा गया जिनकी ब्लड शुगर हाई रहती है या डायबिटिक्स होते हैं, क्योंकि उन जो फंगस है वो ग्रो करता है ब्लड शुगर जब हाई होती है। तो इस तरह के केसेस बहुत देखने को आ रहे हैं पोस्ट कोविड के बाद। बचा जा सकता है इसके लिए कुछ एहतियात, सबसे मेन जो है आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल होना है। ब्लड शुगर अगर बढ़ी हुई तो बहुत इम्कान इस बात का कि फंगल इन्फेक्शंस हो जाएं। लेकिन दूसरा ये है कि थोड़ा आईसीयू के अंदर या जहाँ जहाँ मरीज़ एडमिट होते हैं वहाँ कुछ केयर एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है। अब जैसे कि अब जब से ये केसेस मामले आने लगे तो थोड़ा सा एहतियात ज़्यादा करने लगे। जो पानी यूज़ होता है ह्यूमिडिफाई करने के लिए ऑक्सीजन को, उसको जो है अब आर ओ वाला पानी इस्तेमाल, पहले टैप वाटर यूज़ होता था, या फिर नाक की सफाई, मुँह की सफाई, और साथ साथ में जुडिशियस यूज़, मतलब कि जो आपकी दवाएं इस्तेमाल हो रही हैं उसको सही मकदार में बहुत इस तरह से दी जाए कि ना उसके नुकसान आगे ना आए। तो स्टेरॉइड्स का और इम्यूनोमोड्यूलेटर्स का जो हम इंजेक्शंस वगैरह देते हैं ड्यूरिंग कोविड जो लाइफ सेविंग होते हैं उसका जुडिशियस यूज़ करना होगा आईसीयू के अंदर।
और भी जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में देखिए वैक्सीनेशन को लेकर पूरे हिंदुस्तान में कोशिशें चल रही हैं, बड़े सारे कैंप लग रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एक इंजेक्शन लगाने के बाद दूसरी की तरफ जाते नहीं हैं, बहुत सारी जगह इंजेक्शन खराब हो रहे हैं, ऐसी शिकायत आ रही है। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशन और फिर कितना ज़रूरी है इंजेक्शन लगवाना? नहीं, बहुत ज़रूरी है। इस वक्त हमारे पास जो हथियार है कोविड से लड़ने के लिए, बचने के लिए, उसमें वैक्सीन का बहुत अहम किरदार है, बहुत अहम रोल है। और जो हर वैक्सीन जो मेकर है वो उसके पहले रिसर्च होती है, उस पर ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं और इसे देखा जाता है कि कितनी डोज कितनी मकदार में देना चाहिए। तो जिस तरह के जैसे कोविशील्ड हमारे यहाँ लग रहा है या कोवैक्सीन लग रहा है, कोविशील्ड के बारे में ये जब रिसर्च हुई, जब पता कर तहकीक हुई, तो ये समझ में आया कि इसका एक डोज़ के बाद कुछ हद तक इम्यूनिटी मिलती है और जब सेकंड डोज मिलता है तो और मज़ीद इम्यूनिटी मिल जाती है और ज़्यादा दिन तक उसका असर रहता है। तो आम तौर से 8 से 12 हफ्ते का कहा गया है कि कोविशील्ड के डोज में होना चाहिए और कोवैक्सीन में 1 महीने का गैप होना चाहिए, ये पहले डोज में और दूसरे डोज में। तो दूसरे डोज लगवाना अहम है इसलिए कि उससे और मज़ीद इम्यूनिटी मिलेगी और ज़्यादा दिन के लिए मिलेगी। जो ड्यूरेशन है इम्यूनिटी मिलने का वो बढ़ जाता है सेकंड डोज में। एक बार इंजेक्शन लेने के बाद जो है बड़े हेल्दी अपने आप को बता रहे हो, कह रहे हैं कि भाई अब ज़रूरत नहीं है, बहुत हो गया जो है, तो उन लोगों के लिए क्या मशवरा देंगे कि जो कितना ज़रूरी है दूसरा डोज लेना? नहीं, बहुत ज़रूरी है। आप अगर मुकम्मल और इम्यूनिटी अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो सेकंड डोज लगाएं तो ज़्यादा दिन तक उसका असर रहेगा और उसका इफेक्ट अच्छे से आएगा। जो एफिकेसी है वो बढ़ जाती है। एफिकेसी उसको कहते हैं कि उसके जो वैक्सीन में जो ताकत होती है बीमारी से बचाने के लिए, वो और बढ़ जाती है। वो तो पहले डोज में थोड़ी बहुत मिलती है, सेकंड डोज में और मज़ीद एक तरह से बूस्टर होता है वो, तो लगवा लें। तो यही हमारे पास हथियार है इस वक्त इस बीमारी से लड़ने के लिए, तो उसका अच्छे बड़ा हथियार है। हम देख रहे हैं बहुत सारे जो है ऐसे भी यूथ हैं जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, स्लॉट को बुक करवाते हैं, उसके बाद जो है वहाँ तक पहुँचते नहीं। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो क्या मशवरा देंगे कि अगर उनको मौका मिल रहा है तो कितनी जल्दी जाकर उनको सेहत का टीका लगवाना चाहिए? जितनी जल्दी हो सके। यही हमारे पास एक हथियार है जो इस बीमारी की शिद्दत से, इस बीमारी की जो सख्ती है जो इस बीमारी को, वो कम हो जाएगी अगर आप वैक्सीन लगवा लेंगे। तो आपको इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको हॉस्पिटलाइज होने की या आईसीयू के लेवल तक जाने की। तो ये एक बहुत अहम हमारे पास एक रिसोर्स है जिससे हम बच सकते हैं इस बीमारी की शिद्दत से। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पूरे डोजेज जो वक्त मिला है मुतयन जितने जल्दी हो सके आपको अगर स्लॉट मिल गया है बिल्कुल मेहताब, जिस तरह से डॉक्टर्स ने इस तरह की तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाने को कहा और वैक्सीन को लेने की बार बार हर जानिब ये तलकीन की जा रही है कि वैक्सीन हर इंसान को, हर शख्स को लेना बेहद अहम है। तो इस हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए थे उनका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के तूफान का जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ वहां पे सूरत हाल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी तूफान की सूरत हाल का आज खुद जायजा ले रहे हैं कि क्या कुछ सिचुएशन वहां पे बनी हुई है। इनके हमरा सीएम विजय रूपानी भी साथ हैं। तूफान का जायजा लेने के लिए नरेंद्र मोदी और विजय रूपानी जाए मौके पर गए हैं और तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं। और इम्कान है कि इसके बाद नरेंद्र मोदी कुछ तूफान ज़दों के लिए कुछ पैकेज का ऐलान भी कर सकते हैं, चूंकि इस तूफान की वजह से काफी ज्यादा नुकसान भी हुआ है। ताहम जानी नुकसान की उतनी ज्यादा खबरें मौसूल नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से इमलाक का नुकसान सामने आया है वो बेतहाशा हुआ है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखे हुए नरेंद्र मोदी खुद तूफान के मकामात पर पहुंच गए हैं और वहां की सिचुएशन का वो जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की वहां की संगीन सूरत हाल बनी हुई है। आपको ये भी बता दें कि जिन जिन मकामात पे तूफान आ गया है वहां की जो मकामी आबादी है उन्हें सेफ मकामात की जानिब मुंतकिल कबल अज वक्त ही किया गया था, चूंकि महकमे मौसमियात ने पहले ही इसकी पेशगोई की थी कि तूफान आंधी का अंदेशा है। और इन्हीं तमाम सूरत हाल का जायजा लेने के लिए
वजीर आजम नरेंद्र मोदी तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं और जायजा लेने के बाद हो भी सकता है कि कुछ चीजें सामने निकल आ जाए, चूंकि काफी ज्यादा भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त नरेंद्र मोदी तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं और आप तस्वीरों में साफ देख भी सकते हैं कि किस तरह का नुकसान हो चुका है। इस तूफान की पेशगोई महकमे मौसमियात ने कबल अज़ वक्त ही दी थी। साहिल के किनारों पर जिस तरह का नुकसान दरपेश हुआ है, जिस तरह की तूफानी लहरें समंदर में उठी है, उससे आप खूब अंदाजा लगा सकते हैं कि नुकसान किस कदर हुआ होगा। और इन्हीं तमाम चीजों को जानने के लिए, साफ करने के लिए नरेंद्र मोदी ने खुद जायजा ले रहे हैं तमाम मकामात का। हवाई जहाज के जरिए नरेंद्र मोदी उन मकामात पर पहुंच चुके हैं जिन जिन मकामात पर भारी नुकसान हुआ है। आप टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों में साफ तरीके से देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद नोट्स ले रहे हैं, तमाम चीजें देख रहे हैं, जायजा ले रहे हैं कि कहां पे कितना नुकसान हुआ है। और उनके हमरा विजय रूपानी भी है। आपको बता दें कि इस तूफान में 45 अफराद के हलाक होने की भी इतला मौसूल हुई है। इस वक्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी हवाई जहाज के जरिए नुकसान का जायजा ले रहे हैं और देख रहे हैं कि किन किन मकामात पर क्या कुछ हुआ है इस तूफान के बाइस। और इस तूफान में 45 अफराद के हलाक होने की खबर है और ये तूफान महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात के साहिली, केरल, गुजरात के साहिली इलाकों में आया है। और इन्हीं तमाम चीजों का जायजा लेने के लिए नरेंद्र मोदी खुद हवाई जहाज के जरिए इन तमाम चीजों का जायजा ले रहे हैं। और इस एक और बड़ी खबर मगरबी बंगाल से, नारदा मामले के ताल्लुक से यह खबर है कि सब्रित मुखर्जी, मदन मुत्रा की रिपोर्ट मनफी आई है। शोभन चटर्जी की भी रिपोर्ट मनफी आई है। SSKM अस्पताल में दाखिल थे ये लोग। आपको बता दें कि इससे पहले सबरमत मुखर्जी, मदन मुत्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद अब इनकी रिपोर्ट मनफी आई है, यानी सेहतयाब हुए हैं। ये लोग SSKM अस्पताल में दाखिल थे और अब रिपोर्ट इनकी मनफी आई है। रात की ये खबर है कि इनकी रिपोर्ट अब मनफी आई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक